किस नंबर 24। कराची रात के 2 बजे टिफ़िन से मौजूद ये कोठी तारीकी में डूबी थी। उसी कोठी के बड़े हॉल नुमा कमरे में पलंग पर सो रही थी। वो हार गई थी। मरियम और जॉन की मोहब्बत उनकी ज़िंदगी के आगे घुटने टेक दिए थे। लीताओ नामी शख्स से उसकी शादी इज्तिमाई शादी में हुई थी। ये एक गिरोह था जिसमें चीन के बहुत से लड़कों ने क्रिश्चियन लड़कियों से शादी की थी। शादी के बाद वो उन सब लड़कियों को यहाँ डिफेंस में एक बंगले में ले आए थे। इस बंगले में यहाँ के मालिक ने, जो उस गिरोह की सरबराही कर रहा था, तमाम शादीशुदा जोड़ों को 2 हॉल नुमा कमरों में तकसीम कर दिया था। एक कमरे में तमाम लड़के रहते थे और दूसरे में सारी लड़कियाँ। वो लीताओं के साथ अभी तक गूगल ट्रांसलेटर पर बात करती थी, जबकि उनकी यहाँ चीनी ज़ुबान सीखने की एक क्लास भी हो रही थी। आज उसे यहाँ एक हफ्ता हो चुका था। सब ठीक था और हस्बे मंशा था। लीताओ उससे बहुत कम बात करता था और वो खुद भी यही चाहती थी कि वो उससे बात ना करे। कुछ शादीशुदा जोड़े आपस में बहुत घुल मिल गए थे, लेकिन उसकी और लीताओ की हनूस वही दूरी कायम थी। वो अभी कुछ देर पहले ही सोई थी जब फ़ोन की घंटी के बायस आँख खुली। फ़ोन पर नंबर देखे बिना उससे कॉल उठाई और फ़ोन कान को लगाया। हेलो, हेलो जोई, मेरी बात सुनो। नीना की बुखलाई सी आवाज़ उभरी। नींद से भोजल से नीना की आवाज़ को पहचानने के बाद अब उसकी घबराहट ज़्यादा उभरती आवाज़ पर कुछ आवाज़ों में आ रहा था। फ़ोन को कान से हटाकर सामने किया, आंखों को चुंदी की स्क्रीन पर निगाह डाली। मध्यम से रोशन चमकती स्क्रीन की दाएं कोने में रात के 2 बजे का वक्त दिखाई दिया। इस वक्त कुछ साख्ता सरगोशी थी। हीना फ़ोन की दूसरी तरफ मुसलसल उससे कुछ कह रही थी। उससे वनवे इकट्ठी किए, पेशानी पर बल डाले हीना की बात पर गौर करते हुए खुद पर ओढ़ा कंबल एक तरफ किया। लिया बाईं करवट पे हवर सो रही थी। वो उसी ग्रोह की ही लड़की थी जिससे उसकी अच्छी बातचीत हो गई थी। हिना, इस वक्त हैरियत है? इतना घबराई हुई क्यों हो? नींद से बोझल लहजे में उससे ताबड़तोड़ सवाल पूछ डाले थे। जोई, जोई, चुप। सवाल मत करो, मेरे पास वक्त नहीं। खामोशी से सुनो मेरी बात। वो उठ जाएगा और फ़ोन छीन लेगा। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ उभरी। हिना का ना सिर्फ लहजा घबराहट लिए हुए था, बल्कि उसकी पूरी सांस वो बाखूबी महसूस कर सकती थी। फ़ोन से बामुश्किल वो उसकी घबराई और खुदी आवाज़ सुन पा रही थी। अपने आवाज़ बहाल करने की कोशिश करते हुए वह बेड से नीचे उतर चुकी थी। ठंडे फर्श पर नंगे पाँव रखते ही जिस्म में थरथराती सी लहर दौड़ गई। जोर से निगाह चारों तरफ दौड़ाई। हर लड़की बेखबर सो रही थी। हिना को क्या हुआ था? रात के इस वक्त उसने फ़ोन क्यों किया था? और आज ही तो बात हुई थी उससे। ज़हन ना सिर्फ हवासों में आ रहा था, बल्कि आज दोपहर को उससे हुई बात भी दोहरा रहा था। जोई, तुम भाग जाओ यहाँ से। खुद को बचा लो प्लीज़, यहाँ मत आना। शाम को जो कुछ मैंने कहा था, सब सब झूठ था। वो मेरे सर पर खड़ा था। हिना की खोटी सी घबराई आवाज़ फ़ोन में से उभर रही थी। वो ये सब क्या कह रही थी? दोपहर को जब बात हुई थी, बहुत खुश थी। जोई की पेशानी पर नासमझी की शिकन नुमादार हुई। हिना, कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे खुलकर बताओ प्लीज़। उसी नासमझी में उससे सवाल किया। श्श, आहिस्ता बात करो जोई। यहाँ कुछ भी वैसा नहीं है जैसा तुम्हें लगता है, जैसा मुझे लगता था। अ, अ, म- मैं यहाँ एक कमरे में रहती हूँ। वो हर शाम कुछ मर्दों को लेकर आता है और मुझे जिस्म फरोशी पर मजबूर करता है। तो तुम भाग जाओ यहाँ से। कम शक्ल लड़कियों के जिस्म के हिस्से काट कर बेच देते हैं ये लोग। हिना ने फूली हुई सांस में बात मुकम्मल की थी। हिना की बात पर उसकी पूरी आंखें खुल गई थीं। जहाँ ज़हन पूरी रफ्तार से दौड़ने लगा था, वहाँ हाथ काम गए थे। ये वो किस किस्म की बात कर रही थी और क्यों कर रही थी? हिना, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी तो कल रवानगी है। लड़खड़ाती आवाज़ और लड़से हाथों से मोबाइल को संभालते हुए वजाहत दी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हेलो, हेलो, हिना, हेलो। इस शराबी कैफेट में बार बार हेलो कहती अब वो लब कुचल रही थी। फ़ोन को कान से हटाकर स्क्रीन को देखा। दूसरी तरफ कॉल मुनक़ता हो चुकी थी। वो साकिन सी वन में सुकेड़े हिना की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। बेवर्ली हिल्स में एक और हसीन शाम अपने अख्ताम को थी। जेसिका बेकरी की सुर और सफ़ेद डब्बियों वाली वर्दी में मलबूस, सफ़ेद नैपकिन और टोपी पहने बड़े एहतियात से केक को उठा रही थी। शुक्रिया कहने की आदत नहीं क्या आपको? अनिल की आवाज़ पर रुख मोड़कर काउंटर की तरफ मुड़ी। अनिल बशाशत से मुस्कुराता काउंटर पर कोने टिकाए हुए था। उस दिन वाइन की रिपोर्ट में बेहोशी की दुआ के मिलने होने की तस्दीक हो गई थी। उस दिन तो वो सफ़र पर इतनी शश्त हुई थी कि अनिल को लैब में ही छोड़े वहाँ से आ गई थी। आज दूसरे ही दिन जनाब बेकरी में मौजूद थे। मैं यहाँ काम करती हूँ,
इसका कैसे पता चला तुम्हें? अनिल की बात का जवाब देने के बजाय वो मन में गड्डी किए खुद सवाल कर बैठी थी। अनिल एक लम्हे के लिए सटपटा गया, क्योंकि उस पर हाथ ससर रखने का दुरान ने उसे कहा था। क्योंकि दुरान चाहता था वो लड़का दोबारा से जेसिका से ना मिले। जेसिका के सवाल पर मुश्किल उससे अपनी घबराहट पर काबू पाया। मैंने कब कहा? मुझे पता था आप यहाँ काम करती हैं। मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, आपको देखा और सोचा अपना शुक्रिया तो वसूल कर लूँ। शुक्रिया, जेसिका ने संजीदगी से कहा और केक को डब्बे में रखकर पैक करने लगी। ये शुक्रिया तो नहीं, एहसान लगा मुझे। अनिल ने ढीठपन से कहा। वो मसरूफ निगाहें झुकाए हुए थी। घूर कर अनिल की तरफ देखा। मेरे ख्याल में शुक्रिया यही होता है, चिढ़कर जवाब दिया। बहुत गलत अंदाज। चले है, शुक्रिया कहना नहीं आता तो एक कप कॉफ़ी पिलाकर आप मेरे एहसान का बदला उतार सकती हैं। बड़ा बेतकल्फी वाला अंदाज था। क्या तुम संजीदा हो? जैसिका ने हैरत से उसके मुस्कुराते चेहरे की तरफ देखा। वो काउंटर पर कोने टिकाए पुरसुकून खड़ा था। बहुत ज़्यादा। लबों को आपस में मिलाए मायनी हेस मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। स्याह कोट पैंट, गले में झूलती ग्रे टाई। वो शायद अपनी जॉब से वापसी पर सीधा इधर आ गया था। जैसिका ने पुरसोच निगाहों से उसके सरापे को जांचा। ठीक है, सामने कैफे में तशरीफ रखो, मैं कॉफ़ी भिजवा रही हूँ, संजीदगी से कहते हुए पैक शुदा केक को काउंटर पर एक तरफ रखा। हम्म, तुम बिल्कुल गलत समझी हो। मैं सिर्फ कॉफ़ी पीने ही नहीं बल्कि तुम्हारे साथ बैठकर कॉफ़ी पीने आया हूँ। अनिल ने मुस्कुराहट को मजीद गहरा किया। वो काउंटर पर रखी कोनी के बल उसकी तरफ पलटी। चेहरा हल्का सा सुर्ख हुआ। जी? हैरत से बन में उठाई। अनिल फौरन सीधा हुआ। देखिए ना, शुक्रिया अदा तुम्हें करना है तो कॉफ़ी पीते हुए साथ भी तुम्हारा होना चाहिए, ना कि खाली कुर्सी का। कंधे उचकाए अपनी फरमाइश की वजाहत दी। जैसिका ने कुछ देर घूर कर उसके पुरतमार चेहरे की तरफ देखा, फिर सबसे गहरी सांस बाहर ढीली। ठीक है, तुम ऐसे मेरी जान नहीं छोड़ने वाले, तो चलना ही पड़ेगा। कैफेटेरिया चलो। एक आखिरी शर्त, कॉफ़ी कहीं और से पीते हैं, यहाँ इस बेकरी की मुझे नहीं पसंद। जैसिका ने हैरत से उसे नाक चढ़ाते हुए देखा, फिर गुस्से से मुंह में कुछ बड़बड़ाती नाक फुलाए चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई। और वो बामुश्किल अपनी खेके पर काबू पा सका। दुरान ने ये किस काम पर लगा दिया था उसे? लड़कियों के साथ यूं फ्लर्ट करना उसके बस का काम नहीं था, लेकिन दुरान के साथ रहते हुए इतनी अदाकारी तो वो सीख ही चुका था। एक निगाह घड़ी पर डाली और फिर लब भींचे पेंट की जेबों में हाथ डाले चेंजिंग रूम के बंद दरवाजे की तरफ देखा। चंद मिनट बाद वो लॉन्ग नीले कोट में मलबूस बाहर थी। गुस्से से घूरती हुई वो उसकी तरफ बढ़ रही थी। हार्वी पेशानी पर शिकन सजाए सोफे की पुश को छोड़कर एक झटके से आगे हुआ। वो अपने सामने लगे स्याह सोफे पर मौजूद बुरहान से मुहातिब था, जो सर झुकाए मैरून लेदर जैकेट के नीचे स्याह जीन्स से तन किए हुए था। शक्ल और सूरत और कद काट में वो असवंत मलिक की परछाई था। अदाकारी में तो बस वो दुरान की शोहरत की देखा देखी अच्छी शक्ल के बलबूते पर गुस्साया था, जबकि टैलेंट के नाम पर उसके पास कुछ नहीं था। तुम्हें इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में करके दिया, भारी भरकम एडवांस सिलवाया, और तुम हमारा इतना सा काम भी नहीं कर सके। आरवी के लहजे में तलखी और तंज दोनों शामिल थे। बुरहान ने झुका सर ऊपर उठाया और बारी बारी हार्वी और ब्रूस की तरफ देखा। उन्होंने बुरहान को स्टेफिन की मेगा प्रोजेक्ट फिल्म में लीड रोल दिलवाकर बआसानी खरीद लिया था, लेकिन बुरहान था कि अभी तक जवेरिया को उन तक पहुंचाने के बारे में कोई पेशरफ नहीं कर सका था। आप लोगों को क्या लगता है कि इतना आसान है? मैं तो रांग विलास की हर खबर दे तो रहा हूँ। वो हॉस्पिटल में थी, बहुत अच्छा मौका था, जो करना था कर लेते। कंधा उचकाता वो फिर से सोफे की पुश से टेक लगा गया। वो इस वक्त ब्रूस के घर में उन दोनों के साथ खुफिया मुलाकात के लिए आया था। तुम लोगों ने खुद सुस्ती दिखाई। अच्छा हादसा हॉस्पिटल के इंतजामिया को हम खरीद सकते थे, उसे वहीं से उठा लेते। बुरहान ने जैकेट की कॉलर को जोर से झटका दिया। ब्रूस ने उसकी बात पर जोर जोर से नफी में सर हिलाया। हमने कोई सुस्ती नहीं दिखाई थी। उसी दिन श्योन से कहकर कुछ गुंडे बुलवा भी लिए थे, लेकिन दुरांग दूसरे दिन ही उस लड़की को डिस्चार्ज करवा के घर ले गया। हमें था कि वो इतनी ज्यादा बीमार है तो कम से कम 1-2 हफ्ते अस्पताल रहेगी। वो तो जो होना था हो गया। हॉस्पिटल वाला प्लान नाकाम रहा। अब आगे की सोचो क्या करना है। चाहे काम तसल्ली से हो, लेकिन बिना शक लड़की को काबू करना है। आरवी ने हाथ को हवा में लहराते हुए दोनों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। आंखों को चुनती ये बात मुकम्मल की। देखो, मैं तुम दोनों को साफ साफ बता दूं कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। दुरान की सिक्योरिटी बहुत सख्त है। मुझे भी मुकम्मल जांच के इंतजामात से गुजरकर घर में दाखिल होने दिया जाता है। बुरहान उनको अपनी परेशानी से आगा कर रहा था। लालच में आकर उन दोनों का साथ देने की हामी तो भर चुका था, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था जितना वो समझ रहा था। दुरान के कमरे के बाहर कैमरे नस्ब हैं। पहले फिर भी वो लड़की बाहर आ जाती थी
और मैं उससे दोस्ती भी बढ़ा रहा था, लेकिन अब वो बीमार है, बाहर आने का भी कोई चांस नहीं। रोजेन और नर्स के अलावा कोई कमरे में नहीं जा सकता है। बुरहान की बात पर ब्रूस ने पुरसोच अंदाज में थोड़ी सहलाई, फिर एकदम से सोफे की पुश छोड़े राज सराहना आगे हुआ। अगर हम ऐसा करें कि किसी और को भी तुम्हारी मदद के लिए घर में दाखिल कर दें? ऐसा कौन हो सकता है? दुरान की इजाजत के बिना कोई भी घर में अपना जाती मुलाजिम तक नहीं रख सकता। वो मुलाजिम नहीं होगा। तो फिर कौन? बुरहान ने हैरत से सवाल किया। ब्रूस मायनी हेस में मुस्कुराया। तुम्हारी बीवी? क्या? बुरहान उछल कर सीधा हुआ। हार्वी की हैरत भी उससे कम नहीं थी। बस ब्रूस था जो पुरसुकून था। हाँ, तुम्हारी शादी करवा देते हैं। पुरसुकून लहजे में उसकी हैरत पर जवाब दिया और इस बात में सर हिलाते हुए हार्वी की तरफ देखा, जो अब भी शायद उसकी बात पर गौर कर रहा था। वेट, वेट। बुरहान ने यूं दोनों को मुत्तफिक होते देखकर बाजू ऊपर उठाए। मैं ऐसे अचानक कैसे किसी लड़की के साथ शादी कर लूंगा? दुरान को शक हो सकता है। तो दुरांग ने भी तो अचानक शादी की है। ब्रूस ने फौरन जवाब दिया। उसने अपनी शादी की बहुत बड़ी कहानी डाली है। बुरहान ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए दोनों की तरफ देखा, जो उसे इस्तेमाल करते हुए किसी भी हद तक जा रहे थे। उसने कहानी डाली है तो हम भी कहानी बना देते हैं। हार्वी ने पहली बार ना सिर्फ गुफ्तगू में हिस्सा डाला, बल्कि उसके बाद से साफ जाहिर हो गया कि वो भी ब्रूस के इस प्लान पर मुत्तफिक है। बुरहान ने बेचारगी से दोनों की तरफ देखा। लड़की हम तुम्हें देंगे, बस तुम्हें उससे झूठी शादी करनी है। और जब हमारी वो लड़की एक दफा घर में दाखिल होगी तो फिर तुम सब काम उस पर छोड़ देना। ब्रूस ने पुरजोश लहजे में कहा। अब हार्वी और ब्रूस के चेहरे चमक रहे थे, जबकि वो परेशानी से माथे को उंगलियों से सहला रहा था। रात के 9 बजे दुरांग विलास की रोशनियां जलकर उसे खूबसूरती बख्श रही थीं। सफ़ेद वर्दी में मलबूस नर्स हाथों में छोटी सी ट्रे थामे उससे हल्के नीले और सफ़ेद रंग के मिलाप लिए खूबसूरत कमरे में बेड के किनारे खड़ी थी। बेड पर तकियों के सहारे क्राउन से पुष्टि खाए वो बेजारी से अपने सर पर खड़ी नर्स को देख रही थी। सफ़ेद ढीली सी शर्ट, बीमारी से जूझना लाख और वजूद और मलूल सा चेहरा। वो मुसलसल सर नफ़ी में हिला रही थी। अस्पताल से दुरांग विलास में आए आज तीसरा दिन था। उसकी तमाम तर देखभाल के लिए हर वक्त नर्स मौजूद रहती थी। डॉक्टर रोज़ मुआयने के लिए आता था। अब भी नर्स उसे रात की दुआ देने के लिए खड़ी थी। मैम प्लीज़ ऐसे मत करें, ये मेडिसिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सफ़ेद वर्दी में मलबूस खड़ी हुई इल्तिजाई मगर शाइस्ता लहजे में जोइरिया से दवाई लेने का कह रही थी। मुझे नहीं लेनी, मैं ठीक हूँ। आहिस्तगी से मगर बेजारी से मना किया। दवा इतनी ज़्यादा सख्त थी कि वो दिन रात नींद गनूदगी की हालत में रहती थी। जिस्म तो वैसे ही नकाहत ज़दा था, साथ मुंह का सायका पूरी तरह ख़राब हो चुका था। आप ठीक नहीं हैं मैम, आपको ये मेडिसिन लाजमी लेनी है। नर्स बड़े मुअद्दब लहजे लहजे में गुजारिश कर रही थी। जोएरिया ने बच्चों की तरह नाक चढ़ाई। आज जाकर तो इससे कुछ होश आया था। सर हल्का फुल्का महसूस हो रहा था और अब फिर से दवा खाकर वो गनूदगी में बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। दौरान नाइट ट्राउज़र शर्ट में मलबूस सोफे पर बैठा बसाहे तो टीवी स्क्रीन पर निगाहें जमाए हुए था, लेकिन उसके कान इस वक्त से नर्स की आवाज़ पर लगे थे, जो मुसलसल जवैया की मिन्नत समाजत में लगी थी। जवेरिया के बार बार इनकार पर वो यकदम से टीवी को बंद करता अपनी जगह से उठा और बेड के पास नर्स के बिल्कुल बराबर में आकर खड़ा हुआ। देखिए सर, मैम आज बहुत जिद कर रही हैं, मेडिसिन नहीं ले रही हैं। नर्स ने दुरान को पास देखकर फौरन रू उसकी तरफ मुड़कर शिकायती लहजे में जवेरिया की जिद के बारे में बताया। दुरान के पास आते ही वो जो बेजारी से नर्स की तरफ देख रही थी, फौरन बेरूही और नागवारी से चेहरे का रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। मुझे दे मेडिसिन। दुरान ने हाथ आगे बढ़ाया। इन 3 दिनों में वो पहली बार उसकी और नर्स की गुफ्तगू में मदाखलत कर रहा था। नर्स ने मुस्कुराते हुए मेडिसिन वाली ट्रे दुरान को थमाई। आप जाएं, मैं देता हूँ मेडिसिन इनको। ओके सर। नर्स ने सर झुकाकर अस्पात में सहलाया और हाथ बांधे बाहर निकल गई। दुरान ने गहरी सांस लेकर बेरूही से चेहरा मोड़े बैठी जवेरिया की तरफ देखा। सफ़ेद शर्ट में मलबूस बिखरे बालों को ढीली चोटी बनाए वो चेहरे पर बला की सख्ती सजाई हुई थी। 3 दिन से वो बस चोरी चोरी उसे देखने पर ही इत्तफाक किए हुए था। वो दवा के ज़ेरे असर ज़्यादातर गनूदी में ही रहती थी। वो बेड के पास आता, बहुत देर खड़ा उसके चेहरे को तकता रहता और फिर सोफे पर चला जाता। पता नहीं क्यों, लेकिन जवेरिया को देखना उसके दिल को पुरसुकून करने लगा था। उसके चेहरे पर मौजूद मासूमियत और सच्चाई दुरान के अंदर हलचल मचाने लगी थी। वो बहुत बहुत मजबूत होने के बावजूद इस अनोखी सी मजबूत लड़की के आगे झुकता चला जा रहा था। मेडिसिन लो। बहुत धीमा लहजा था। वो बेड के किनारे पर ही उसके सामने बैठ रहा था। जवेरिया ने पेशानी पर बल डालते हुए अपने पाँव समेटे।
अब उसे इस पल पल बदलते इंसान की इस हमदर्दी से कोई सरोकार नहीं था। वो मुख्तलिफ नहीं, बहुत अजीब था। जवेरिया को लगने लगा था वो उसे समझ गई है कि उसका अकेलापन उसकी सख्ती की वजह है, लेकिन नहीं, वो पत्थर था जिसमें इंसानियत नाम का कोई एहसास नहीं था। वो मतलबी और संगदिल है। मेरा दिल नहीं जा रहा, चेहरे की रूख को हन्नूस एक तरफ रखते हुए और बेरूही से जवाब दिया। ये दुआ तुम्हारे दिल नहीं दिमाग के लिए है। कुछ नहीं होगा मेरे दिमाग को, एक वक्त नहीं लूंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। सपाट मगर तल्ख लहजा था। तुरान ने उसी गर्दन पर झूलती घुंघराली लट पर निगाह जमाई, फिर सर नीचे ट्रे पर झुकाया। एक वक्त की दवा न लेने से सेहत एक हफ्ता पीछे चली जाएगी। सर झुकाए बेइंतहा अपनायत भरे लहजे में जवाब दिया, जिसमें नदामत भी शामिल थी। वो बहुत शर्मिंदा था उससे, लेकिन जिंदगी में कभी किसी से माफ़ी मांगी ही नहीं, तो सब समझ से बाहर था कि क्या करे। आपको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फिक्र नहीं कर रहा हूँ, जिम्मेदारी है ये मेरी। झुका सर ऊपर उठाए उसकी तरफ देखा। जवेरिया की बेरूही नागवारे दिल में अजीब तरह की चुभन पैदा कर रही थी। ऐसा लग रहा था वो नाराज़ है तो कायनात की हर चीज़, हर इंसान नाराज़ है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। जिम्मेदारी नहीं, एक ऐसी नेकी जो आपके गले पड़ गई है, एक ऐसा बोझ जिससे आप उतार कर फेंकना तो चाहते हैं, लेकिन अपनी ही की हुई झूठी बातों के पास ने रोक रखा है आपको। एक झटके से चेहरा सीधा किया वो दुरान की आंखों में आंखें डाले दांत पीस पीस कर रंसिया कह रही थी। अचानक इतना ऊंचा बोलने पर सर में शदीद दर्द की लहर उठी। आह! बेख्तियार वो दोनों हाथों से अपना सर थाम गई। दुरान जो उसके यूं बोलने पर यकतक उसे दिख रहा था, उसके यूं सर थामने पर परेशानी से आगे हुआ। ज्यादा बोलो मत, ये मेडिसिन लो। जल्दी से ट्रे आगे की। जवेरिया ने नागवारी से उसके ट्रे समेत पड़े हाथों को अपने हाथों से रोक दिया। दुरान ने लब भींचे उसकी तरफ देखा, जो सपाट चेहरे के साथ अब भी उसकी आंखों में झांक रही थी। देखो, अगर खुद से मेडिसिन नहीं लोगी तो जबरदस्ती करूंगा। दुरान की बात पर वो पेशानी के बल गहरे किए चेहरे की रुख को दूसरी तरफ मुड़ गई। ठीक है, तो तुम ऐसे नहीं मानने वाली। दुरान ने एकदम ट्रे को बेड के अतराफ में लगे मेज पर रखा। वो खड़ा हुआ, वो जो उसकी बात पर बेनियासी दिखाए और वो मुड़ कर बैठी थी। सरासीमगी से गर्दन घुमाई। दुरान ने झुककर तकिए के पास पड़े उसके स्कार्फ को उठाया। सूट स्कार्फ को दोनों हाथों में पकड़कर लंबाई रुख सीधा किया और फिर उस पर झुका। ये क्या कर रहे हैं आप? वो हैरत से उसे खुद पर झुकता देखकर पीछे हुई। तुरान उसकी बात का जवाब दिए बिना अब उसके दोनों बाजू पीछे कमर की तरफ मोड़ रहा था। वो झुंझलाकर बाजू को उसके हाथों की गिरफ्त से छुड़ाने लगी। छोड़े मुझे, क्या कर रहे हैं? बाजू को झटके देते हुए गुस्से और रोब से कहा, जबकि वो किसी रोबोट की मानिंद अपने मजबूत हाथों की गिरफ्त में उसकी कलाइयां थामे अब उनको स्कार्फ से बांध रहा था। ये क्या बदतमीजी है? मैं गुलाम नहीं आपकी। बाजू इतनी सख्ती से बांध गए थे क्या हिल नहीं रहे थे। चुप, बिल्कुल चुप। फिर से उसके सामने बैठकर लबों पर उंगली रखे गुस्से से चुप रहने का इशारा किया। खोले मुझे फौरन, आप ये सब करने का हक नहीं रखते हैं। मेडिसिन खाए बिना नहीं खुलेंगे। पुरसुकून लहजे में कहा और अद्वायात की ट्रे को फिर से उठाया। चवेरे ने गुस्से से तिल मिलाते चेहरे के साथ खोल कर देखा। मुझे नहीं खानी मेडिसिन, मैं ठीक हो जाऊंगी ऐसे ही। आपको बिला वजह तुरमहान बनने की जरूरत नहीं। देखो, शराफत से मुंह खोलो, वरना मैं इसमें भी जबरदस्ती कर सकता हूँ। दुरान ने उसकी बात अनसुनी करते हुए मेडिसिन हाथ में पकड़कर उसकी तरफ बढ़ाई। जवेरिया की आंखों में मोटे मोटे आंसू तय गए। अनायत भी जफाकारी में कर रहा था। कितना पत्थर दिल था। नागवारी से एक नज़र उसके बड़े हाथ को देखा और फिर बेबसी से मुंह खोल दिया। तुरान ने मेडिसिन उसके मुंह में रखी और फिर पानी की गिलास को मेज पर से उठाकर उसके मुंह से लगाया। वो नागवारी से आंखें बंद किए तो आँख को हलक से नीचे उतार रही थी। उसी तरह बारी दोनों मेडिसिन खिलाने के बाद ग्लास को मेज पर रखकर सीधा हुआ। गुड। पछकारने जैसा अंदाज था, जैसे वो कोई बच्ची थी जिसे ज़बरदस्ती दुआ खिलाने में वो कामयाब हुआ था। अब खोले मुझे। जवेरिया ने अपने दांत पीसते हुए अपने बंधे बांसों को झटका दिया। वो जो उसकी आंखों से बहते आंसू देख रहा था, खड़े होने की बजाय बेड पर खिसक कर आगे हुआ। उसके दोनों अतराफ से अपने बाजू घुमाकर दोनों को स्कार्फ से बंधी गांठ पर रख दिया। ये बेसाख्ता हरकत दुरान को ही भारी पड़ी। गुर्बत ने वजूद में बिजली दौड़ा दी। दिल की रफ्तार 180 की रफ्तार से दौड़ने लगी। स्कार्फ की गांठ खोलते उसके हाथ लम्हे भर के लिए दिल की कैफियत पर थम गए। उसके साथ ये सब जिंदगी में पहली बार हो रहा था। ये नहीं था कि उसके करीब पहली बार आया था, लेकिन आज कुछ अलग था।
मुश्किल उसकी कलाइयों पर बंधे स्कार्फ को खोलकर वो एक झटके से खड़ा हुआ और फिर बिना पीछे देखे तेज तेज झाग भरता कमरे से बाहर निकल गया। हम सदा नहीं होता कि इशारा नहीं होता, आँख उनसे जो मिलती है तो क्या क्या नहीं होता। जलवा ना हो मानी का तो सूरत का असर क्या, बुलबुल कुल तस्वीर का शैदा नहीं होता। अल्लाह बचाए मर्ज से इश्क से दिल को, सुनते हैं ये आरज़ा अच्छा नहीं होता। तशबीह तेरे चेहरे को क्या दूँ, गुल तर से होता है शगुफ्ता मगर इतना नहीं होता। मैं नशा में हूँ आए तो एहसान है उनका, लेकिन ये समझ लें कि तमाशा नहीं होता। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता।